हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का जो इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर है उसका इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो ये टॉपिक काफ़ी एनुअल एग्ज़ाम के हिसाब से भी अगर हम देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ग्लोबलाइजेशन है उसका इंडिया पे या इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो काफ़ी ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ध्यान से इसको समझना। अगर हम ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट देखें इंडिया पे, तो लास्ट 20 ईयर का अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। मींस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, क्योंकि इंडिया जो था उन्होंने WTO के साथ साइन किया था 2001 में कि इंडिया जो है वो ग्लोबलाइजेशन को लेके या वर्ल्ड ट्रेड को लेके जो भी ट्रेड बैरियर या रेस्ट्रिक्शन लगाई हुई है उन सबको रिमूव कर देगा। तो उसके बाद से ग्लोबलाइजेशन जो है वो इंडिया में MNCs तेज़ी से इन्वेस्ट करने लगे और इंडियन इकोनॉमी को एक तरह से काफ़ी बूस्ट इससे मिला। तो कई वे में हम कह सकते हैं कि इंडिया इकोनॉमी को बहुत फ़ायदा हुआ, लेकिन ऐसे स्मॉल जो ग्रुप थे, कुछ बिजनेस मैन ग्रुप या अदर जो एक्टिविटीज़, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ ग्रुप, उनको अगर एक तरह से देखें तो काफ़ी लॉस भी हुआ। लेकिन ओवरऑल अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें ग्लोबलाइजेशन का, तो इंडियन इकोनॉमी पे इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का इंडिया के लोगों की जो लाइफ है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो ये सारा हम एविडेंस के थ्रू इस चैप्टर में इस टॉपिक में समझेंगे। तो ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रेटर कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स, बोथ लोकल एंड फॉरेन प्रोड्यूसर्स, हैज़ बीन ऑफ एडवांटेज टू कंज्यूमर्स, particularly the well-off section in the urban areas। अगर हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में देखें या ग्लोबलाइजेशन का देखें कि ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है या ग्लोबलाइजेशन के वहाँ के लोगों को क्या फ़ायदा होता है, तो एज ए कंज्यूमर अगर हम अपने आप को देखें तो वेल ऑफ सेक्शन मीन्स जो अर्बन एरिया से जो बिलोंग करते हैं, सिटी वाले जो अपर क्लास के जो लोग मीन्स काफ़ी पैसे वाले, इकोनॉमिकली जो पावरफुल होते हैं, उनको एज ए कंज्यूमर्स है वो काफ़ी फ़ायदा या काफ़ी एडवांटेज मिला है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि हमारे पास एक तो कि बेटर क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा है इस ग्लोबलाइजेशन की वजह से, अच्छी क्वालिटी मिलेगी और चॉइस, अपने आप को चॉइस मिलेगी बहुत सारी। तो जिससे देर इज़ ग्रेटर चॉइस बिफोर दीज कंज्यूमर्स हु नाउ एंजॉय इम्प्रूव क्वालिटी एंड लोअर प्राइसेस फॉर सेवरल प्रोडक्ट्स। मीन्स बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट जो क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ेगा जब MNCs यहाँ पे आके प्रोडक्शन करेगी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो करेगी, तो कंपटीशन बढ़ेगा। कंपटीशन बढ़ने से क्वालिटी बेहतर करनी पड़ेगी, प्राइसेस लो रखनी पड़ेगी। तो एज ए कंज्यूमर अगर हम अपने आप को देखें तो काफ़ी इसके काफ़ी फ़ायदा हुआ है। जिसे एज ए रिज़ल्ट अगर हम देखें तो आज जो है लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है वो MNCs की वजह से, अगर हम कह सकते हैं ये बात एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप भी एक्सेप्ट करते होंगे कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से लोगों का स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है या लिविंग स्टैंडर्ड है, रहने का जो तरीका है पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अभी अपना स्टैंडर्ड सुधरा है या काफ़ी हाई स्टैंडर्ड, अपना लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ इन MNCs की वजह से। क्योंकि हम बहुत सारे जो एज ए कंज्यूमर कोई भी गुड्स है, कोई भी चीज़ कहीं की भी हो, हम उसको इजीली अच्छी क्वालिटी की लो प्राइस में एक्सेस कर सकते हैं। अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स जो है इनका ग्लोबलाइजेशन पे जो इम्पेक्ट पड़ा है कि प्रोड्यूसर्स जो है मीन्स प्रोड्यूस करने वाले हो गए या सेल करने वाले हो गए, या वर्कर मीन जो काम लेबर जो है लेबर का काम करते हैं, दोनों पे ग्लोबलाइजेशन का क्या इक्वल इम्पेक्ट पड़ा। तो अगर हम देखें तो दोनों का यूनिफॉर्म या इक्वल इम्पेक्ट नहीं पड़ा। प्रोड्यूसर्स जो है उनको काफ़ी बेनिफिट होता है, जबकि वर्कर है या जो लेबर है उनको बेनिफिट नहीं होता है। उनको जितना वेज फिक्स होता है उतना ही मिलता है, चाहे प्रोडक्ट से कितना ही बेनिफिट हो उनसे। अगर हम देखें तो प्रोड्यूसर्स और वर्कर्स दोनों का यूनिफॉर्म इम्पेक्ट नहीं पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो फर्स्टली अगर हम देखें तो MNC जो है वो अपना इन्वेस्टमेंट लास्ट 20 ईयर्स के मीन्स 2001 में जो साइन किया था WTO के साथ में जो इंडिया ने, उसके बाद से ट्रेड जो रेस्ट्रिक्शन थी उसको हटा दी थी। उसके बाद से लास्ट 20 सालों में अगर हम देखें तो MNC ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर किया है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट किया है इन MNCs ने, इसका रीज़न क्या था या क्यों ये दिनों दिन जो है MNCs है या इंडिया के अंदर वो मीन से इन्वेस्ट कर रही है। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि यह उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल
हो रहा है, मीन्स उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करने से, क्योंकि उनको जो मीन्स ट्रेड रेस्ट्रिक्शन जो थी वो हटा दी गई, और जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए या गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो ट्रेड को लेके थी, उनमें काफ़ी लिबरलाइजेशन की वजह से एमएनसीज को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। MNCs हैव बीन इंटरेस्टेड इन इंडस्ट्रीज सच एज सेल फोन्स, कि MNCs है वो ज़्यादातर कौन सी इंडस्ट्री इंडिया के अंदर सेटअप कर रही है, वो किस में इंटरेस्ट ले रही है, या किस में उनको बड़ा मार्केट दिखाई दे रहा है। तो इसमें सबसे अगर देखें तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड वो है MNCs सेल फोन, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, फास्ट फूड और सर्विसेज सच एज बैंकिंग इन अर्बन एरियाज़, या अर्बन एरिया के अंदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ भी ये MNC के द्वारा प्रोवाइड की जाती थी। ये कुछ जो इंडस्ट्रीज़ है जिनमें MNCs अपना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा स्केल पे या लार्ज स्केल पे कर रही है। दीज प्रोडक्ट्स हैव ए लार्ज नंबर ऑफ वेल ऑफ बायर्स, क्योंकि ये वो प्रोडक्ट है जिनके अभी रिसेंटली जो है खरीदने वाले या बायर्स की जो नंबर है वो काफ़ी बड़े हैं। अभी रिसेंटली अगर हम देखें तो सेल फोन का ले लो, या इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का, ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक, फास्ट फूड, तो ये इस तरह के इंडस्ट्रीज़ है जिनमें लोगों का इंटरेस्ट या लोगों ने जो बायर्स है, बायर्स के नंबर काफ़ी बड़े हैं। इन दीज इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज न्यू जॉब्स हैव बीन क्रिएटेड, कि इस इंडस्ट्री में नए जॉब जो है वो क्रिएट हुए ये इन्वेस्टमेंट होने की वजह से। ऑल्सो लोकल कंपनी सप्लाइंग रॉ मटेरियल्स, जो लोकल कंपनी है वो MNCs को रॉ मटेरियल सप्लाई करती है, जिससे ये MNCs जो है वो और ज़्यादा प्रोस्पर होती जाती है, या और ज़्यादा मीन्स और ज़्यादा पैसे वाली या समर्थ होती जाती है। यहाँ पे स्टेप टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट है या जो MNCs है मीन्स मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन जो है या कंपनी है वो इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करेगी। तो इसको लेके गवर्नमेंट की जो पॉलिसी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, उसमें काफ़ी मीन्स इनिशिएटिव लिए गए, काफ़ी सुधार किए गए, ताकि ये चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो है MNCs के थ्रू इंडिया में होए। तो इसको लेके इन्होंने मीन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ऐसे काफ़ी मिल के स्टेप लेने लगे ताकि फॉरेन कंपनीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करे। तो इसको लेके ये इंडस्ट्रियल जोन बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एक बेल्ट जिसका स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स यानी सेज SEZS मीन्स स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है ये इंडिया के अंदर बनाते हैं। इन्होंने ये जोन सेटअप किया इंडिया के अंदर, और जो एक तरह से ये जो सेज है इसका जो रीज़न था क्यों ये इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि इसमें वो सारी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड की गई जो MNCs चाहती थी, जैसे कि फैसिलिटीज़ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, वाटर हो गया, रोड्स, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड रिक्रिएशनल का मतलब इनको एम्यूजमेंट को लेके या इनके एंटरटेनमेंट को लेके, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, ये सारी जो है ये सेज जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इनके लिए जो प्रोवाइड किया गया, इंडस्ट्रियल जोन प्रोवाइड किया गया, उनमें ये सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी इनको दी गई। तो और ज़्यादा इन्वेस्टर्स जो थे फॉरेन इन्वेस्टर्स वो ज़्यादा अट्रैक्ट होने लगे। Companies who set up production unit in the SEZ do not have to pay tax for an initial period of 5 years। और गवर्नमेंट की तरफ से ये भी इनको फ़ायदा दिया गया, बेनिफिट दिया गया कि अगर आप ये जो सेज है या स्पेशल इकोनॉमिक जोन है इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इनिशियल जो पीरियड ऑफ जो इन्वेस्टमेंट होगा 5 ईयर्स का या 5 साल तक, अगर आप यहाँ पे मीन्स 5 साल जो इनिशियल 5 ईयर्स होंगे उसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई आपको टैक्स के रूप में 1 रुपया भी आपको 5 साल तक जमा नहीं करवाना पड़ेगा। तो इसको लेकर भी MNC जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। और इसको लेके गवर्नमेंट ने जो लेबर लॉज था, लेबर लॉज जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो मीन्स अगर हम 20 साल पहले की बात करें तो लेबर लॉज जो था मीन्स लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जो लॉ बनाया गया था उसमें काफ़ी हद तक 2001 में उसको लिबरलाइज किया गया। लेबर लॉज में बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटीज दी गई, क्योंकि जो हम सेकंड चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, उसमें हमने फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में पढ़ा था। जो एक तो फॉर्मल सेक्टर हो गया, एक इनफॉर्मल सेक्टर हो गया। इनफॉर्मल सेक्टर की अगर हम बात करें तो उसमें लोगों के पास में या जो लेबर जो थे, स्पेशली जो लेबर जो थे, काम करने वाले जो लोग थे जिनके पास में कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं था, सैलरी फिक्स नहीं थी, या उनको पेड लीव्स इस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती थी। तो गवर्नमेंट जो है मीन्स इस तरह की अब जो ये लॉज जो बनाया गया था लेबर को लेके
उसको गवर्नमेंट जो होती है काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी देती है, क्योंकि पहले एक बाउंड किया हुआ था कि कंपनी जो है वो अगर हायर करती है किसी भी वर्कर को कंपनी के अंदर, तो उसको मीन्स उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो थ्रू आउट मीन्स पूरे साल वो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, चाहे कंपनी में काम हो या नहीं हो, उसको पूरे साल का पैसा मिलना चाहिए, ऐसा था। लेकिन उसके बाद इसमें उसको लिबरलाइज किया गया और छूट दी गई कंपनी को कि आप जब चाहे, जब आपको लगता है इंटेंस वर्क ऑफ लोड है, तब आप उसको वर्कर को हायर कर सकते हो, और जितने दिन वो काम करेगा उसके कंपैरिजन में आप उतना पैसा उनको पे कर सकते हो। तो ये कंपनी को, ये इन्वेस्टर्स जो फॉरेन इन्वेस्टर्स, इनको काफ़ी छूट दी गई, जिसकी वजह से ये और ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि मीन्स अगर रिसेंटली गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसी जो गवर्नमेंट की थी उसको इग्नोर किया गवर्नमेंट ने, और इन कंपनीज़ को छूट दी गई कि आप वर्कर को जब आपको रेगुलर बेसिस पे नहीं रख के आप टेम्परेरी बेसिस पे, या आपको लगता है 1 महीने 2 महीने, जब चाहो आप इनको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी आप इनको काम में लगा सकते हो और उतना ही पेमेंट इसको आप कर सकते हो। तो एक तरह से देखें तो कंपनी के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद, क्योंकि उसको कॉस्ट ऑफ जो लेबर है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है और कंपनी को काफ़ी फ़ायदा होता है। लेकिन जो कंपनी है या फॉरेन इन्वेस्टर्स है, फॉरेन कंपनीज़, ये इस बात से भी सेटिस्फाई नहीं होते, इतना उनको फ्लेक्सिबिलिटी दी गई फिर भी ये सेटिस्फाई नहीं होते हैं, और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी की लेबर लॉज में ये डिमांड कंपनी वाले करते हैं, क्योंकि ये इनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर हम बात करें सेकेंडली, सेवरल ऑफ द टॉप इंडियन कंपनीज हैव बीन एबल टू बेनिफिट फ्रॉम द इंक्रीज कंपटीशन, दे हैव इन्वेस्टेड इन न्यूअर टेक्नोलॉजी एंड प्रोडक्शन मेथड एंड रेज देयर प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। क्योंकि बहुत सारी जो इंडियन कंपनीज थी जो इनके कोलेबरेट करने से या इनके साथ में आने से उन्होंने काफ़ी हद तक मीन्स अपना जो बेनिफिट था या अपना जो कंपटीशन था उसको ये काफ़ी हद तक बढ़ा देते हैं, नई टेक्नोलॉजी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, या प्रोडक्ट जो है मेथड प्रोडक्शन का उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और अपना प्रोडक्शन स्टैंडर्ड है उसको इंडिया की जो कंपनी है वो काफ़ी हद तक उसको मीन्स अपना स्टैंडर्ड सुधार लेती है। सम हैव गेन फ्रॉम सक्सेसफुल कोलेब्रेशन विद फॉरेन कंपनीज, और इंडिया की टॉप 10 जो कंपनीज थी वो उसमें से कुछ ऐसी कंपनीज भी थी जो फॉरेन ये कंपनीज थी उनके साथ में कोलेबरेट कर लेती, यानी साथ में साझा वो प्रोडक्शन करने लग जाते हैं, मिल जाते हैं, मिल के प्रोडक्शन करते हैं। अगर ग्लोबलाइजेशन का अगर हम देखें, इंडियन कंपनीज जो है एक तरह से मीन्स उसका इंडियन कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है या इंडियन कंपनीज को कितना फ़ायदा हुआ है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, तो इंडिया के अंदर भी कई ऐसी कंपनीज है जो इंडिया की कंपनी जिन्होंने अपना जो मार्केट था या अपना प्रोडक्शन था उसको वर्ल्ड वाइड कर दिया, या ग्लोबलाइजेशन की वजह से इनको काफ़ी फ़ायदा होता है। जैसे इसमें कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हुए कि इंडिया की कौन सी जो कंपनीज है जिसको ग्लोबलाइजेशन का काफ़ी ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट होता है। तो इसमें टाटा मोटर्स जो है ऑटोमोबाइल बनाने वाली जो कंपनी, इन्फोसिस जो आईटी कंपनी, रैनबैक्सी जो मेडिसिन बनाती है, एशियन पेंट्स जो पेंट्स बनाती है, सुंदरम फास्टनर्स जो नट्स एंड बोल्ट्स बनाती है। तो ये इस तरह की कुछ इंडियन कंपनीज है जिन्होंने अपना जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी वर्ल्ड वाइड कर दिया या स्प्रेड कर दिया है, पूरे वर्ल्ड के ऑलमोस्ट हर कंट्री में इन्होंने अपना प्रोडक्शन यूनिट सेटअप किया है जो इंडिया की कंपनी है। तो ये सारा इनको ग्लोबलाइजेशन से बेनिफिट हुआ है। Globalization has also created new opportunities for companies providing services, particularly those involving IT. The Indian company producing a magazine for the London-based company and say कॉल सेंटर्स आर सम एग्जाम्पल। इसमें देखो कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो कुछ कंपनीज होती है वो या सर्विसेज है वो किसी दूसरे को प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि अगर इंडियन कंपनी जो मैगजीन की, हमने इस चैप्टर में पहले डिस्कस किया था, पढ़ा था कि जो मैगजीन थी वो न्यू दिल्ली में प्रिंट होकर डिज़ाइन होकर लंदन भेजी जाती थी, तो सारा काम वो इंडिया के अंदर से करवा रहे थे। और कॉल सेंटर का अगर हम बात करें बेंगलुरु के अंदर, जिससे क्या है कि उनको काफ़ी इसमें फ़ायदा मिलता है क्योंकि इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें, या इंडिया से एक यहाँ पे और एग्जांपल दिया हुआ है डेटा एंट्री का, अगर डेटा भी एंट्री वो करवाते हैं तो वो इंडिया के अंदर, या ये इस तरह की सर्विसेज जो वो इंडिया में डेटा एंट्री हो गया, अकाउंटिंग का काम हो गया, या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क हो गया, या इंजीनियरिंग का कुछ काम हो गया, तो ये सारा इंडिया के अंदर ये कंपनीज़ है या ये कंट्री जो है ये इंडिया से करवाते हैं ताकि इनको बहुत ज़्यादा एकदम मीन्स इंडिया से सस्ते में करवा लेते हैं और इनको काफ़ी बेनिफिट होता है। और ये इंडिया से करवा के फिर भी ये वापस एक्सपोर्टेड टू द डेवलप्ड कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ जो होते हैं उनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ग्लोबलाइजेशन जो है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक तरह से अगर हम देखें तो इंडिया एज ए इंडियन हम देखें तो भी हमें काफ़ी बेनिफिट
होता है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी होती है वो सीखने को मिलती है, प्रोडक्शन जो है उसमें क्वालिटी है वो आ जाती है। एज ए कंज्यूमर अगर हम अपने आप को देखें तो भी काफ़ी हमें इसमें फ़ायदा मिलता है। अपने पास में चॉइस होती है, जो चीज़ चाहिए हम वो इजीली मार्केट से एक्सेस कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड के किसी भी कोने में बनी हो, मैन्युफैक्चर हुई हो।